नमस्कार दोस्तों। रीड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न, दीक्षा का आदर्श वाक्य क्या है। दीक्षा एक पोर्टल है और उस पोर्टल का आदर्श वाक्य क्या है। तो ये है हमारे शिक्षक हमारे नायक। दीक्षा पोर्टल का आदर्श वाक्य क्या हो जाएगा, हमारे शिक्षक हमारे नायक। अगले प्रश्न की बात करें कि व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है तो शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में मदद करता है। व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है, शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में मदद करता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। तो दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं, दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, CWSN का अर्थ क्या है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। CWSN का अर्थ है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। अगला प्रश्न देखिए, स्वर्ण में विकृति की माप की जाती है तो डेसिबल में मापा जाता है। स्वर्ण की विकृति की माप किस में करते हैं, डेसिबल में करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वह अधिनियम जो अक्षम व्यक्तियों से संबंधित है। तो यह है PWD अधिनियम 1995। वह अधिनियम जो अक्षम व्यक्तियों से संबंधित है वो अधिनियम कौन सा है, PWD अधिनियम 1995। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी है। सिरिल बर्ट के द्वारा दी गई है। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी है, सिरिल बर्ट के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सी मूल प्रवृत्ति के साथ आश्चर्य संवेग जुड़ा हुआ है। कौन सी मूल प्रवृत्ति के साथ आश्चर्य संवेग जुड़ा है। तो जिज्ञासा और कौतूहल के साथ आश्चर्य संवेग जुड़ा है। जिज्ञासा और कौतूहल क्या है, मूल प्रवृत्ति है, इसके साथ आश्चर्य संवेग जुड़ा है। देखिए मूल प्रवृत्ति अप्रियता और निवृत्ति के साथ घृणा संवेग जुड़ा हुआ है। शिशु रक्षा के साथ वात्सल्य संवेग जुड़ा हुआ है और युयुत्सा के साथ क्रोध संवेग जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि निम्न में से जैविक अभिप्रेरणा है। जैविक अभिप्रेरणा कौन सी है, भूख है वो जैविक अभिप्रेरणा है। जैविक अभिप्रेरणा के अन्य उदाहरण की बात करें, भूख, प्यास, विश्राम, काम, नींद, तापक्रम, ये जैविक अभिप्रेरणा के उदाहरण हैं। और जैविक अभिप्रेरणा है वो प्राकृतिक होती है, आंतरिक होती है। जैविक अभिप्रेरणा प्राकृतिक आंतरिक होती है। अगले प्रश्न की बात करें कि अहम अभिप्रेरणा है। अहम अभिप्रेरणा के उदाहरण दिए हैं, कक्षा में श्रेष्ठता, विश्वास, पात्रता, आदर्शों के प्रति निष्ठा, जीवन मूल्यों का निर्वहन। ये क्या है, अहम अभिप्रेरणा के उदाहरण है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि व्यक्तित्व जीव के वास्तविक या संभावित व्यवहार के प्रतिमानों या नमूनों का कुल जोड़ होता है, यह तथ्य है। तो यह तथ्य आइजेंक का है। व्यक्तित्व जीव के वास्तविक या संभावित व्यवहार के प्रतिमानों या नमूनों का कुल जोड़ होता है, यह कथन आइजेंक का है। अगले प्रश्न की बात करें कि वह सामाजिक प्रक्रिया जिसके द्वारा लोग समूह वातावरण में अंतःक्रिया और व्यवहार करते हैं कहलाती है, समाजीकरण कहते हैं। वह सामाजिक प्रक्रिया जिसके द्वारा लोग समूह वातावरण में अंतःक्रिया और व्यवहार करते हैं उसे समाजीकरण कहते हैं। देखिए समाजीकरण है वो गत्यात्मक प्रक्रिया है। समाजीकरण क्या है, गत्यात्मक प्रक्रिया है। और समाजीकरण होता कैसे है, संपर्क के द्वारा होता है। समाजीकरण है वो संपर्क के द्वारा होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि मानव में सबसे तीव्र वृद्धि काल है। तो शेषवावस्था। मानव में सबसे तीव्र वृद्धि काल कौन सा है, शेषवावस्था है।
अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि दो कथन दिए गए हैं। कथन पहला है वृद्धि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की परस्पर क्रिया का उत्पाद होती है। बिल्कुल सही बात है। वृद्धि केवल परिमाणात्मक यानी मात्रात्मक होती है, ये भी सही है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है। रुचि के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए, रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। बिल्कुल सही बात है, रुचियां जन्मजात भी होती है, अर्जित भी होती है। रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती है। बिल्कुल ये कथन भी सही है कि रुचियां हैं वो समय के अनुसार बदलती रहती है। रुचियां योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है। ये भी बिल्कुल राइट बात है कि रुचियां योग्यताओं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है। रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। तो रुचियां क्या है, व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब है। यहाँ पर दे दिया नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा कि रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। ये कथन गलत है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन यहाँ पर बताना है। तो देखिए, मस्तिष्क के चेतन मन का भाग, मस्तिष्क के चेतन मन का भाग 1/10 होता है। बिल्कुल सही बात है कि मस्तिष्क के चेतन मन का 1/10 भाग होता है। अगला ऑप्शन देखिए, अचेतन मन में दुखद बातों व दमित इच्छाओं का भंडार होता है। ये ऑप्शन भी राइट है कि अचेतन मन में दुखद बातों व दमित इच्छाओं का भंडार होता है। अर्धचेतन मन चेतन मन व अचेतन मन के मध्य एक सेतु या पुल का कार्य करता है। ये ऑप्शन भी राइट है कि अर्धचेतन मन है वो चेतन मन और अचेतन मन के मध्य सेतु का कार्य करता है। तो ये सभी ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इच्छाओं की जननी किसे कहा जाता है। इच्छाओं की जननी कहते हैं इदम को। आईडी को क्या कहते हैं, इड को क्या कहते हैं, इच्छाओं की जननी कहते हैं। किसको, इड को। इदम को इच्छाओं की जननी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि शेल्डन ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं। 3 प्रकार बताए हैं। शेल्डन ने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। शेल्डन ने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, जिनका उल्लेख उनकी पुस्तक एटलस ऑफ मैन में किया है। शेल्डन की पुस्तक कौन सी है, एटलस ऑफ मैन है। उसमें शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकारों का वर्णन किया है। व्यक्तित्व के 3 प्रकार कौन कौन से हैं, किसके अनुसार, शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के 3 प्रकार है। एंडोमॉर्फिक, मिसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। गोलाकार, आयताकार और लंबाकार कहते हैं इनको। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि फ्रायड के अनुसार मन की संरचना का सही क्रम है। फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था। उसके अनुसार जो क्रम है वो इदम, अहम, अति अहम, इदम, अहम या परा अहम, ये राइट हो जाएगा। इदम, अहम, अति अहम। इड, ईगो, सुपर ईगो भी बोलते हैं इसको। अगले प्रश्न की बात करें कि भाषा अवबोधन से संबंधित विकार कौन सा है। तो भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है वो भाषाघात है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कोमल शिल्प उपागम संबंधित है। किससे संबंधित है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से संबंधित है। कोमल शिल्प उपागम का संबंध किससे है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण के 3 प्रकार होते हैं, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य और ज्ञानात्मक उद्देश्य। चिंतन उद्देश्य है वो उद्देश्य के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। तो प्रक्षेपी या प्रक्षेपण विधियों के द्वारा किया जाता है। अचेतन मन का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है, प्रक्षेपी विधियों के द्वारा किया जाता है।